हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी का जो है बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर हम इसमें आज 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये जो कक्षा 1 से 5 तक के इसमें दिए गए हैं प्रश्न, जो 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट आपको जो प्रत्येक दिन में दिया जाएगा। तो चलिए, समय को देखते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो सारनाथ स्तंभ में कौन सा जानवर का उल्लेख नहीं किया गया, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी, हिरण का। सारनाथ का स्तंभ जो धर्मचक्र परिवर्तन की घटना को स्मारक था और धर्म संघ के अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए जो इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की सजीव कृति उभर कर हुई है। तो इसमें चारों पशु का संबंध मंच परिवर्तन से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, हिरण नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सभी लोग जानते हैं कि यह सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। सी.डी. देशमुख जो थे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत किया था। तो भारत का पहला बैंक जिसने एटीएम की शुरुआत किया था तो HSBC है, HSBC। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। HSBC का अर्थ हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड है। जो HSBC दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं संगठनों में से एक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो रामविलास, सभी लोग जानते हैं कि रामविलास की पार्टी का नाम क्या है, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल का प्रारंभ किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1960 के दशक में देखा जाए तो बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर जो है तथा आपातकाल के बाद 1977 में जो है लोकसभा चुनाव सेवा तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने जो हाजीपुर से सीट 4 लाख मतों से रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल किया था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यह निर्वाचित हुए थे 12वीं लोकसभा के लिए। 12वीं लोकसभा के लिए जो है स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं लोकसभा के लिए। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमानी से गोवा को महत्वपूर्ण किलों को छीना था। तो यह छीनने वाले व्यक्ति का नाम था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो थे विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने बहमानी से गोवा का किला छीन लिया था। और हरिहर द्वितीय जो था संगम वंश का तीसरा शासक था जिसका कार्यकाल देखा जाए तो 1377 से 1404 तक रहा था। तलिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश का शासन था। तो तलिकोटा का युद्ध जो है तलिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश का शासन था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तुलु वंश का। तलिकोटा के युद्ध देखा जाए तो यह जो 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में हुआ था, जो दक्षिण के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था जो वर्तमान में किस राज्य में है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर या केरल। तो यह जो था आपका कर्नाटक में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कृष्णदेवराय ने जो है 1513 में जो कृष्णा स्वामी मंदिर का स्थापना किया था, यह हम्पी में किया था जो वर्तमान में समय में देखा जाए तो कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल में शांति समझौते करने वाला पहला अरब देश कौन है। तो इजराइल से शांति समझौते करने वाला पहला अरब देश आपका कौन सा हो जाएगा, तो बहरीन। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो सर्वप्रथम देखा जाए तो यह जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। यह 25 दिसंबर 2000 को जो है भारत के राजस्थान राज्य से अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है
तो सत्याग्रह की व्यक्ति क्या होती है, तो इसकी व्यक्ति जो होती है असहयोग में। सत्याग्रह उससे कहते हैं वह आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए। गांधी जी के अभिव्यक्ति का माध्यम था जिसकी अभिव्यक्ति असहयोग से होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था। यह स्वीकार किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। भारत ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक के रूप में इनकलाब को माना जाता था, लेकिन वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं दिया गया। तो आपका क्या हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है 1957 में जो है CPI के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर दक्षिण भारत के देखा जाए तो केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठन किया गया था। कहाँ, केरल में। कब, तो 1957 में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के विरुद्ध जो है यह 1826 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाता है। और सती प्रथा का जो है लॉर्ड विलियम सहायता से जो है 1829 में किए थे। वर्षों पहले हमने नियमित से वादा किया था कि 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि के समय यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है कि BR अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त कथन में जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा कहा गया था कि 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय कहा गया था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है यह 1862 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है C का राइट आंसर होगा। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित करके जो है अनुमोदन किया गया था 1862 में। ऑप्शन नंबर C का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखा था। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लिखने वाले लेखक कौन है, तो CR दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर A का राइट आंसर होगा। 1917 में देखा जाए तो चित्तरंजन दास द्वारा लिखित इंडिया फॉर इंडियन किताब प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर A का राइट आंसर होगा। कब, तो 1917 में। और 1917 में ही रूस की क्रांति भी हुआ था। भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर से नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यह महादेवलाल सरफराज। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को चंपारण के सारण से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाल की स्थापना कब हुआ। तो इसकी स्थापना जो हुआ था फिर 1913 में। ऑप्शन नंबर A का राइट आंसर होगा। अल हिलाल और अल बलाल जो है दोनों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये साप्ताहिक उर्दू पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर A का राइट आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो विश्वव्यापी तापन का जो संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तो यह होता है समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया गया है कथन एक कहता है कि वायु में नमी की बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, गलत है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, गलत है। निक्षेप आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया था, यह भी गलत है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है, तो यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि देखा जाए तो क्षोभ मंडल की प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ जो है जाने पर जो है यानी कि 1 डिग्री की कमी हो जाती है। प्रति ऊंचाई पर औसत तापमान अगर देखा जाए प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तो 6.5 डिग्री गिरावट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 का राइट आंसर हो जाएगा। जो वन जो है चक्रवातों में अवरोधक का कार्य करते हुए कौन से वन होते हैं। तो उस वन को जो है मैंग्रोव वन कहते हैं।
जो वन चक्रवातों में अवरोधक का कार्य करते हैं उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन हो जाएगा साइबेरिया वन। साइबेरिया का टैगा वन जो है यह 25% भूमि को आच्छादित करने वाला बड़ा वन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो कहाँ के वृक्ष जो है कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो यह आपका हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वे वृक्ष सामान्यतः शुष्क अथवा ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियों से रहित हो जाते हैं, यानी कि गिरा देते हैं, और सागवान, शीशम, साल इसके उदाहरण हैं। बृहद हिमालय स्थिर एक ठंडा रेगिस्तान है। तो बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख जो है एक बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है जो भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है, लद्दाख में। नागा, खासी और गारो ये पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पे? तो नागा, खासी, गारो जो पहाड़ियाँ जो है आपको स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। ये मेघालय के पास में जो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। निम्न में से कौन से सबसे सूक्ष्म क्षेत्र कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत में सबसे सूक्ष्म क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा मारवाड़ में। ऑप्शन नंबर बी। जोधपुर संभाग राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, जिससे बामेड़, नागौर, जोधपुर, पाली, जौलर, ढूंढार जिले आते हैं। यह भाग जो मरुस्थली है जो थार रेगिस्तान इन क्षेत्रों में फैला हुआ है और दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। और लूनी नदी जो है अजमेर के निकट अरौली श्रेणी से निकलती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ हो जाएगा। अराकानियोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ पे? तो यह जो है एक पर्वत है अराकानियोमा जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण यह किस नदी पर हुआ? तो इसका निर्माण जो है दामोदर घाटी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना जो 1948 में किया गया था दामोदर घाटी की। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध जो ये सभी लोग जानते हैं कि किस नदी पर है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन बांध का निर्माण जो कृष्णा नदी पर नलगोंडा जिला तेलंगाना में हुआ। इस बांध का निर्माण जो देखा जाए तो 1955 से जो है 67 के बीच किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो है किस तरह से होते हुए घाटी से जोड़ता है? तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जो होता है यह आपको लेह को जो जिला दरा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो जिला दरा को। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पैटर्स धब्बा क्या होता है? तो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखा जाने वाला पैटर्स धब्बा क्या है? तो यह आपका हो जाएगा लेटेराइट निक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो जाने की आवश्यकता कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, तो इससे संबंधित निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है गिर गुजरात में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो बांदीपुर गिर जो है सभी लोग जानते हैं कि गिर जो है नेशनल पार्क गुजरात में है। मानस जो है ये सभी लोग जानते हैं कि असम में है। और बांदीपुर जो सभी लोग जानते हैं कि एक कर्नाटक में है। और जो हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? तो रोहिला नेशनल पार्क। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी? जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी? जब क्या होगा? तो जब होता है कि सीमांत राजस्व बड़ा होना चाहिए सीमांत लागत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है? तो इसे जो क्या कहा जाता है? तो परिवर्ती अस्फीति कहा जाता है, परिवर्त अस्फीति कहा जाता है।
नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता जो है प्रत्यक्ष स्फीति होता है। निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता है? तो यह आपका राइट आंसर किया जाएगा, कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता है। तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो निश्चितता का कैनन सिद्धांत, साधारणता का कैनन सिद्धांत, या सुविधा का कैनन सिद्धांत, या अर्थव्यवस्था अक्षमता का कैनन सिद्धांत। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साधारणता का कैनन सिद्धांत। एडम स्मिथ ने जो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में कराधान के केवल कानून की चर्चा की है, जो इसके 4 प्रकार है: इक्विटी का कैनन सिद्धांत, निश्चितता का कैनन सिद्धांत, और सुविधा का कैनन सिद्धांत, और जो है अर्थव्यवस्था क्षमता का कैनन सिद्धांत, जबकि साधारण कैनन सिद्धांत नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयर की बिक्री कर देता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे जो है कहा जाता है मंदड़िया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत डैश किसके द्वारा दिया गया था? तो एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत जो है यह आपका दिया गया था एडवर्ड चेम्बरलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है संविधान सभा के सक्षम उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो यह जो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो उसकी स्थिति क्या थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो प्रस्तावना में देखा जाए तो संघ का जो उल्लेख नहीं किया गया, जबकि संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख किया गया, जबकि संघ का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो गणतंत्र में अंतिम शक्ति जो है यह होती है किसके पास? तो जनता के पास होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र जहाँ पे शासन होता है उसमें अंतिम शक्ति जो है जनता के पास होती है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, सिवाय किसके? तो यह जो है आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साम्यवादी के सिवाय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदारवाद का प्रतीक क्या होता है? तो उदारवाद जो है का प्रतीक क्या है? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुरली मोहन प्रसाद जो थे ये बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के संविधान को कितनी अनुसूचियों में है? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां है। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो यह जो है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में देखा जाए तो संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरी अनुसूची में है वेतन के बारे में दिया गया। तीसरी अनुसूची में जो शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा में सीट स्थानों का बंटवारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो यह उपबंध किया गया 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब किसमें होता है? तो यह आपका होता है आभासी, आवर्धित तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कैंडेला। ऑप्शन नंबर जो है सी का राइट आंसर होगा। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता के एसआई इकाई है, जबकि डेसिबल, हर्ट्ज और मैक संख्या सभी ध्वनि तरंगों से संबंधित है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण को क्या कहा जाता है? तो वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा के अंतरण को जो क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चालन या कंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? तो एस्पिरिन बनाने में जो है सेलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
सेलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग जो है एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हेमाटाइट अयस्क खनिज है किसका? तो हेमाटाइट जो सभी लोग जानते हैं कि यह किसका अयस्क है, तो यह लोहा का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का अयस्क जो है हेमाटाइट है। हेमाटाइट का सूत्र देखा जाए तो Fe2O3 होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल सेव में उपस्थित होता है? तो सेव में जो होता है आपका मैलिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। सेव में मैलिक अम्ल। डिलोनिक्स रेजिया रेफेन वैज्ञानिक नाम किसका है? तो डिलोनिक्स रेजिया रेफेन वैज्ञानिक नाम किसका है? तो यह वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। गुलमोहर का जो वैज्ञानिक नाम है डिलोनिक्स रेजिया रेफिन। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो मानव कंकाल का परीक्षण जो है आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मानव कंकाल का परीक्षण जो आंतरिक आयु की गणना हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती है, लेकिन बच्चों में जो ये हड्डियां लगभग 300 होती है। ये जो बड़े होते हैं तो ये हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हो जाती है। मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो मृदा का जल तनाव जो है यह किससे मापा जाता है? तो यह मापा जाता है टेंसियोमीटर से। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा। टेंसियोमीटर से जो है मृदा जल तनाव मापा जाता है। इसे सिंचाई प्रणाली में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? देव संसाधन प्रवर्तक रौलट का नियम बंग भंग। तो यहाँ पे शामिल करना है। तो देखा जाए तो बंग भंग आंदोलन जो है यह हुआ था 1905 में हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। और जो है मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता लखनऊ में हुआ था 1916 में। और देखा जाए तो द्वैध शासन प्रवर्तक जो है यह व्यवस्था किया गया था कब? तो 1919 में। 1919 में किया गया तो द्वैध शासन प्रणाली। और रौलट कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 4132। नेक्स्ट प्रश्न है कि द आर्टिकल एंड द रिवोल्यूशन कराई एंड द 1919 के सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इससे समान बोलचाल में रौलट के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था क्या? तो अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो यह आपका राइट आंसर होगा चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण हुआ था, जो सफल रहा था, जो 3 कट्ठा पत्ती के लिए हुआ था। इसमें होता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना होता था, जिससे जो है किसानों को जरूरत शक्ति जो होती थी बहुत कम हो पाता था, जिससे बहुत शोषण अंग्रेजी किया करते थे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी हत्याकांड को जो विश्वव्यापी निंदा हुआ था, जिसके दबाव में भारत के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने 1 अक्टूबर 1919 को जो है इसकी जाँच के लिए हंटर कमेटी का नियुक्ति किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चंपारण सत्याग्रह का एक अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, जिसके कारण जो है चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला जो है महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था कहाँ पे? तो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो है बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। पुलिस दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1908 में जो है पूर्वी में बर्रा डकैती डाली थी। महात्मा गांधी ने 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था कहाँ से? तो महात्मा गांधी ने जो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी में जो है नमक सत्याग्रह नमक कानून को तोड़कर जो है वहीं से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से जो दांडी तक यात्रा किया था 78 नायकों के साथ, और इसे जो 6 अप्रैल 1930 को जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में नमक सत्याग्रह को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में
भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेखित गलत होगा क्योंकि, तो क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही अवस्था थी जो तीनों सत्रों को संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भारत विभाजन की स्वीकृति, यह गलत है। कैबिनेट मिशन योजना जो है मई 1946 में जो है मई 1946 में अपनी योजना के पेश किया था, जिसमें भारत विभाजन को नकार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया कि उष्णकटिबंधीय है, तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा आपका तो साइलेंट वैली। उष्णकटिबंधीय कहाँ हो जाएगा? साइलेंट वैली में। शंकु वनधारी हो जाएगा, तो यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और जो कच्छ मैंग्रोव वन जो है यह कहाँ हो जाएगा? तो कच्छ मैंग्रोव वन जो है ये आपका हो जाएगा यानी कि सुंदरवन। और जो पतझड़ वन जो है यह राजस्थान हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन सभी लोग जानते हैं कि वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जो कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। जो इसके प्रमुख सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में ये शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। करेरा अभ्यारण्य है, तो करेरा अभ्यारण्य जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में। करेरा पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1981 में पक्षियों को संरक्षण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरवन में। भारत में जो अपलावी वन नदियों के किनारे जो पर बाढ़ के कारण बनते हैं, यह मुख्यतः सुंदरवन में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा तो प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा किसके लिए जाना था? तो सभी लोग जानते हैं कि काजीरंगा जो है यह असम में है, यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, गैंडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य दिया गया है, तो यहाँ पे बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त केरल में है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में है। तो यह गलत है। कंचनजंगा जो है यहाँ पे दिया गया है कि 77 दिया कि सिमलीपाल, तो सिमलीपाल आपको हो जाएगा उड़ीसा में, नोकरेगंज मेघालय में हो जाएगा, और जो है नोकरेगंज मेघालय में हो जाएगा, और कंचनजंगा जो कहाँ हो जाएगा? तो ये सिक्किम में है दोस्तों। तो आपका यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन से जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो संवेदनशील स्थान जो जैव विविधता के लिए माना जाता है तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते हैं कि यह कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो कहाँ है? यह उत्तराखंड में है, जिसे जो इससे पहले इसे जो है हेमी सहाय नेशनल पार्क भी कहा जाता था। इससे जो है स्थापित किया गया था 1936 में। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गहनता से पैदा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है यह बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बीजापुर जिले में स्थित। इसकी स्थापना जो है यह 1983 में किया गया था। यह अभ्यारण्य देखा जाए तो यह 138 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि कच्छ वनस्पति सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो कच्छ जो है वनस्पति सुंदर निम्नांकित यह किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हैं कि आपका इसका राइट आंसर होगा कच्छ वनस्पति सुंदर वन निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। सुंदर कच्छ जो है मैग्रोव वनस्पति भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह रॉयल बंगाल टाइगर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता नियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो यह जो है भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, संसद द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। अर्ध उष्णकटिबंधीय वन उन प्रदेशों में किया जाता है जहां औसत वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेम किस स्थिति में संबंधित हैं? तो सेम जो होता है किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। संरचनात्मक समीकरण जो है मॉडलिंग सेम जो होता है एक शक्तिशाली बहुभिन्न रूपी तकनीकी है जो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। इस तकनीकी के द्वारा बहुभिन्न रूपी कार्य संबंधों को परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट कहाँ पे हो जाएगा आपका? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भारत में जो जैव विविधता के लिए ताप स्थलों में जो है 4 क्षेत्र शामिल किया गया है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा बाघ परियोजना जो है यह पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1983 में 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि अभ्यारण्य जो है सेंचुरी एक सिंग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। तो एक सिंग वाले राइनो के लिए कहाँ जाना था? तो काजीरंगा का जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में जाना था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। काजीरंगा का जो उद्यान जो असम में जो है यह एक सिंग के लिए गिने के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है? तो बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी, चिल्का। चिल्का झील जो उड़ीसा के राजस्थान में है, जो रामसर सम्मेलन में अंतर्गत आर्द्रभूमि की सूची में शामिल है। साथ ही वह झील जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, जो अल्बेलिया रिटले कछुआ के संरक्षण से संबंधित है। किससे लिए? कछुआ से लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानस कहाँ? तो असम में। कान्हा जो है मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिकी संतुलन का जो है प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर वनोन्मूलन। भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन के कारणों में वनोन्मूलन प्रमुख कारण है। यह मानवीय क्रियाकलाप को जो है दुष्परिणामी होता है, इसी के कारण। यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सेट नंबर 10 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ सेट नंबर 11 में। तब तक के लिए जय